आज का टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि ये टॉपिक है हमारा कि जी आउटलाइन ऐसे की जो है उसके कुछ सैंपल्स देखेंगे और देन आप लोगों ने मुझे आउटलाइन कल लिख के भेजनी है, ठीक है। असाइनमेंट जो कल की होगी आपने, जो कल आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है सब ने, दैट वुड बी टू सेंड मी एन आउटलाइन, ठीक है जी। देन मेरे पास एक स्टूडेंट्स के जो रजिस्टर पड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने मुझे इधर लिख के दी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आपसे शेयर करूँ। जो टेक्निक मैं रिकमेंड करता हूँ, जिस टेक्निक के तहत मैं स्टूडेंट्स को अपने टीम कर रहा हूँ इधर, इन्हीं टेक्निक्स के अंदर भी वो टेक्निक शामिल है जी। काफ़ी सारे जो CSS कर चुके हुए, पास कर चुके हुए लोग हैं, उनके ये एसेज हैं, उनकी आउटलाइन को हम आज नज़र मारेंगे। तो इधर मैं जो है वो उसको लिंक क्रिएट कर रहा हूँ शेयरिंग के लिए, ताकि जो है वो आप लोगों से उस PDF को भी शेयर कर सकूँ। लें, शेयर होने लगी है जल्दी से, वो भी आप लोगों को व्हाट्सएप ही करने लगा हूँ, लेकिन उसको अभी मैंने चेक नहीं किया, सिर्फ उसका शुरू का हिस्सा देखा था जो मैं अभी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ये जी आपके तीनों ग्रुप्स में वो शेयर हो गई, वो एक PDF मैंने अभी अभी सेंड की है और वो PDF भी मैं इसके बाद ओपन करूँगा। अच्छा जी, आपको ये CS एक ऐसे नज़र आ रहा है, उस पर्सन ने क्या किया, उन साहिब ने, इरशाद अली साहब ने, कि ये थोड़ी सी मैं ऊपर और कर देता हूँ, यस यहाँ बेटर है, कि उन्होंने इंट्रोडक्शन का हेडिंग लिख दी, सिर्फ इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ब्रीफली समराइज नहीं किया हम, लेकिन कर सकते होते हैं, वी हैव दैट पॉइंट विद अस कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को हाईलाइट कर दें। देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, ऐसे का नाम तो आपको दिखाया नहीं कि ऐसे का नाम क्या है। एक मिनट जी, ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा। यस, ऐसे का जो नाम है ग्लोबल जीरो। ग्लोबल जीरो का मतलब वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स, कि न्यूक्लियर वेपन्स के बगैर वर्ल्ड कैसे होगी। तो एक मैं दोबारा से एनोटेशन ले रहा हूं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट भी नजर आ जाएगी। पेरिल्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, खतरात, उसकी बात हो रही है। हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर जीरो पे बात, कि किसी के पास भी न्यूक्लियर ना हो, वर्ल्ड जीरो भी कह लेते हैं। नीड टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल जीरो इनिशिएटिव कब लिया गया, ये कैंपेन कब चली, इज दिस गोल अचीवेबल। देखो आगे उसने आंसर भी लिख दिया है, क्योंकि हिंट देना है। यस, हिस्टोरिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल विल, ठीक है। गौर करो, ये पॉइंट नंबर 6 के सब पॉइंट्स हैं। These all are सब पॉइंट्स, A B C D, ये सब पॉइंटिंग्स भी मैं आपको अभी और ऐसे में दिखाऊंगा। ये मेरी नजर में आउटलाइन ठीक है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो रिकमेंड भी नहीं करता। ये स्टाइल जो है कि आप सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं और हेडिंग्स के आगे सिर्फ एक दो सब हेडिंग्स बनाई हुई। स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट आपको नजर आ रही है, न्यू लीडरशिप की हेडिंग मिल रही है। 7 पॉइंट आ गया, हाउ टू अचीव इट, परसीव एंड स्टडी, मतलब न्यूक्लियर जीरो अचीव कैसे। देखो एक चीज देखनी है जो अच्छी है, जो बेस्ट है इसके अंदर, इस ऐसे के अंदर, कि भाई आप जो न्यूक्लियर जीरो की बात है, पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन में क्या होता है हम बात कर चुके हैं, इसको मजीद अभी बात करेंगे, हमारी बातें बहुत चल रही हैं इस बारे में। पेरिल्स क्या है न्यूक्लियर वेपन्स के, मतलब हिस्ट्री से शुरू हुआ है, फिर खतरात पे आया। देखो लिंक से लिंक, कोहेरेंस देखी, जिसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन या तरतीब भी क्या पढ़ा था। जरूरत क्यों है एलिमिनेट करने की, ग्लोबल जीरो का इनिशिएटिव कब लिया गया, क्या ये गोल जो है, जो इनिशिएटिव लिया गया कि ग्लोबल जीरो होना चाहिए, अचीवेबल है, उसकी हिस्टोरिकल सपोर्ट क्या है। जाहिर है वर्ल्ड वार 2 की अब बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास मौजूद है, जो जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए और इतने लोग मरे। पॉलिटिकल विल चाहिए, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट चाहिए, न्यू लीडरशिप चाहिए। मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं इज दिस अचीवेबल के अंदर। और एक तरह से एक सादा सी बात करूं, ये 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है जी। हाउ टू अचीव इट, उसके भी 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ NFT CTBT, ये न्यूक्लियर जो थे उसके स्प्रेड के अगेंस्ट कुछ वर्ल्ड जो थे कॉन्ट्रैक्ट से कंट्रीज के, CTBT और NFT। रिडक्शन बाय द US एंड रशिया, ये हुई थी कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद स्पेशली।
एलिमिनेशन बाय ऑल न्यूक्लियर स्टेट्स, फॉलो अप, कंट्रोल एंड मैकेनिज्म के बाद में क्या होगा, चलो ठीक है एलिमिनेट हो गया तो देन फॉलो अप कैसे करना है। ओके, क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूल बैंक, एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर जीरो। तो कंक्लूजन देखिए, बात से बात निकालते हुए एक ऐसे की हेडिंग है, अच्छी है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ और चीजें भी करना चाहूंगा। जी मजर रिकॉर्डिंग्स असल में मेरे पास हैं, अपलोड नहीं हो सकी, नथिंग एल्स कि आपको वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं मैंने उसका देने का सिलसिला बंद नहीं किया कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मेरा वादा ज़रूर है आप लोगों से कि हर एक दे रहा हूँ। थोड़ा सा उसका स्टॉपेज आया है, लेकिन जो भी आप लेक्चर में जैसे स्टॉप करता हूँ वो रिकॉर्डिंग फ़ौरन जो है होने लग जाती है, सेव होने लग जाती है। असल में सेविंग के बाद जो उसकी टोटल बाकी प्रोसेसिंग है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करना, थोड़ा सा उसका हेडिंग लगाना, वो देन एक टाइम टेकिंग मरहला होता है और जिस वजह से वो थोड़ा सा कई बार डिले हो जाती होती हैं, लेकिन वो भी आपको मैं कोशिश करता हूँ। कल वाला लेक्चर चूँकि वो रिकॉर्ड होकर, बल्कि उसकी वीडियो भी टेंडर हो चुकी थी, मैंने उसकी प्रोसेसिंग करके बना के रखी हुई है। यस, मैंने उसको सेव कर लिया था आज ही, बल्कि दैट वाज ये ऐसे राइटिंग की ये वीडियो टेंडर होके पड़ी हुई है। तो वो कंप्लीट वीडियो हेडिंग समेत अगर मैं आपको दिखाऊं तो यस, वो बनकर मेरे पास फाइनलाइज हो चुकी है, जो उस दिन हमने लेक्चर किया था। इट इज़ जस्ट नीड टू बी अपलोडेड नाउ। ठीक हो गया जी। ओह, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो है एनोटेशन वैसे नज़र आ रही है, इरेजर से इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए, सारी ख़त्म कर, ये एक आउटलाइन का स्टाइल आपको मैंने असल में दिखाया है। हमें आउटलाइन के कंप्लीट और बहुत सारे स्टाइल्स को देखने की ज़रूरत है। जी, एक एंड हुआ। अच्छा, ये ऐसे राइटिंग में है, चूंकि टाइपिंग में थोड़े से छोटे लग रहे हैं आपको, ये जब आप हैंड राइटिंग करेंगे तो ये वाकई लेंथी होंगे, और ये उनके जब वो काम कर रहे थे अपना फाइनलाइजेशन तब के ऐसे थे। ये ऐसे का स्टाइल भी है जी। डॉक्टर कुर्तुलैन मलिक, इनका एक और ऐसे और भी आगे आएगा। ये स्टाइल से ज़्यादा वो स्टाइल मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है इस जो है CSP ऑफिसर का। एक तो इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा है, इंट्रोडक्शन ज़्यादा लेंथी कर दिया, इसको आप पैराग्राफ के बजाय अगर पॉइंट्स की सूरत में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ऐसे कौन सा है, एक बार ये भी देख लेते हैं। मैं आपको ये फाइल में काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं, चंद चीज़ ऐसे दिखाऊंगा। क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान के टॉपिक। तो आउटलाइन के देखिए उन्होंने 3 सेंटेंसेस बना के एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। आप इसको पैराग्राफ बनाने के बजाय मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता है कि 3 पॉइंट्स बना दें सब। जैसे आपको अगली हेडिंग के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, देखो 12 पॉइंट्स है अगली हेडिंग के। एसेंशियल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के एसेंशियल्स क्या हैं, तो देखो आपको 12 पॉइंट्स मिल रहे हैं। प्रमोशन ऑफ नेशनल कोहेजन, नेशनल इंटीग्रेशन, इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, constitutional supremacy, rule of law, political stability, educational opportunities, socio-economic development, equal distribution of resources, welfare state with provision of social securities, strong grip of the government on all fronts। आपको ये सारे मिल रहे हैं। तो गौर करें, उन्होंने उस एक पूरा का पूरा जो पॉइंट्स थे एसेंशियल, उसके सब पॉइंट्स लिख दिए। अब ये 12 पैराग्राफ्स हैं असल में बेसिकली आपके, अगर आप इसको गौर करो। सिचुएशन ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में करंट सिचुएशन क्या है। अच्छा, मैं अगर इसको रिकमेंड करूं तो, क्योंकि ये भी इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के लिखे हुए, तो एसेंशियल्स ऑफ गुड गवर्नेंस जो है अच्छा पॉइंट है कि आप इसको ऊपर लिखते हैं, आपको पहले पता लग जाए। लेकिन देखो ऐसे का टॉपिक है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। तो क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस का मतलब आपका मेन टॉपिक क्राइसिस होना चाहिए। तो ये हेडिंग जो है ना, सिचुएशन ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, आई वुड रिकमेंड ये ऊपर हो, ठीक है। फिर कॉजेज सारा कुछ और एसेंशियल उसके बाद में आ रही है। एक अरेंजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी थोड़ी सी नजर आ रही है। देखो आप लोगों को अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और आप लोगों को टॉपिक दूंगा आज कि आप लिख कर लाएं, तो मकसद क्या होगा, ताकि आप लोग इस बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें और आपको पता लग जाए। और इनमें से मैं थोड़ी सी जो खामी आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, पर्पस ये होता है ताकि जो है उसकी बेटरमेंट आ सके। वरना एग्जामिनर्स, मैंने उस दिन भी बोला था, डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अच्छा, बहुत सारी क्लासेस मिस कर गए, मिल जाएंगे जी, मिल जाएंगे, मतलब आपको मिल जाएंगे। जवेरिया अहमद कह रही है आवाज नहीं आ रही।
शायद जवेरिया ने तब बंद किया था जब ऑन किया हो। बाकी लोगों को आवाज आ रही है जी? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? आ रही है सर, यस। जवेरिया हो सकता है, जवेरिया आपका माइक का थोड़ा बहुत इशू हो, अदरवाइज लो जी, जवेरिया दूसरी जवेरिया अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट मैं आता हूँ रिगार्डिंग इसके अगले पॉइंट की तरफ, सिचुएशन ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, कॉजेज। देखो सिचुएशन कॉजेज ठीक है, ये तरतीब ठीक है, लेकिन असेंशियल से ये थोड़ी सी बाद में होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, आपको देखो कॉजेज के अंदर भी हेडिंग्स मिल गई, हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग्स अगर गौर करें मिल रही हैं। कॉजेज के अंदर सब हेडिंग है पॉलिटिकल कॉजेज, और देन उसके आगे पॉइंट्स हैं, सब के आगे जो सब हेडिंग्स है उनको पॉइंट्स हम कह लेते होते हैं, हेडिंग सब हेडिंग एंड इट्स पॉइंट्स। तो पॉलिटिकल कॉजेज, पार्लियामेंट, टूथलेस टाइगर, ये सारे ऐसे आपके पास मौजूद है। मैं इनको परफेक्ट नहीं कह रहा हर एंगल से, क्योंकि हर एक जो है उसमें किसी दूसरे से बेहतरी है, किसी में पॉइंट अगर देखा जाए तो कुछ मिसिंग है, किसी में कोई पॉइंट बेहतर है। तो हमने अपने आप को बेहतर करना है, इसलिए आपको ये सारी एग्जांपल्स में शो करवा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज क्या है? ब्यूरोक्रेटिक होल्ड ऑन ऑल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑन ब्यूरोक्रेसी वगैरह, आपको सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं जी। करप्शन, मदर ऑफ ऑल इवल्स, देन इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, और देन रेमेडीज हमारे पास जो है वो आ गया कि आप इसके कौन से इलाज कर सकते हैं। रेमेडीज एक तरह से आपका कंक्लूजन है, कई बार आपको कंक्लूजन लिखना नहीं पड़ता, रेमेडीज ही कंक्लूजन हो जाती है। देखो आपने मसाइल डिस्कस किए, मसाइल का हल ही असल में कंक्लूजन है आपका, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू पीपल। देयर इज अ क्वेश्चन, ओके जी, रिजवान साहब के भी आगे मैसेज। नेक्स्ट ऐसे आते, आज सिर्फ आउटलाइंस पर बात हो रही है, क्योंकि आप लोगों का कल का टॉपिक ही आउटलाइन है जो आपने मुझे बना के भेजनी है। वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, कि अब ये यूनिपोलर टू मल्टीपोलर भी आपके अगर ज़ाहिर है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल अफेयर्स की क्लियर होगी तो आपको ये टॉपिक समझ आएगा, वरना के लोगों को टॉपिक से नहीं समझ आते होते कि दुनिया जो है यूनिपोलर से मल्टीपोलर का मतलब है कि अब दुनिया के पास ज्यादा पॉइंट्स हैं अपने जो है ग्रुपिंग करने को, अपने पॉइंट्स बनाने के लिए। तो दैट इज यूनिपोलर टू मल्टीपोलर की हम बात कर रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी अपने पास लेकर, तो हमारे पास जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। यूनाइटेड स्टेट्स यूनिपोलर स्टेटस, कि ज़ाहिर यूनाइटेड स्टेट्स एक यूनिपोलर स्टेटस एंजॉय किया कि वो पूरी दुनिया जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स की ही मोहताज रही, और उसी के साथ उन्होंने अपनी वाबस्तगी रखी। और मल्टीपोलर का मतलब है कि वाबस्तगियाँ ज़्यादा हुई। आज चाइना ने अपने आप को बहुत इमर्ज किया है, रशिया के आने से बहुत ज़्यादा जो था बाईपोलर दुनिया हो गई थी, रशियन पोल और अमेरिकन पोल बन गए थे। ठीक है जी, ओके ओके रुस्तम साहब, आप ये डन हो जाएगा। तो देन हम आते हैं पॉइंट्स पर, गौर करो आपको नजर आ रहे हैं इसके पॉइंट्स बने हुए। इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, बड़ी अच्छी बात है। यूनाइटेड स्टेट यूनिपोलर, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही असल में पोलर्स बनाती है। चाइना एक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो दैट इज वाई चाइना एक अलग पोल अपना बनाता हुआ नजर आ रहा है। वन बेल्ट वन रोड उनका असल मंसूबा ही अपना एक पूरा जो है अलहदा से स्ट्रेंथन करने का, अपना पोल जनरेट करने का है। मिलिट्री पावर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्लाउड एंड आइडियोलॉजी अपील, द पैराडाइम शिफ्ट, कैटलिस्ट फैक्टर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, देन इराक वॉर, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन। गौर करें तो आपको पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स है। कैटलिस्ट फैक्टर नजर आ रहे हैं कि किन चीज़ों की वजह से दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हुई है। तो ज़ाहिर है इराक वॉर के बाद मल्टीपोलर हुई है। जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं दुनिया को जहाँ से मिल रहे हैं वो उस तरफ गई है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं दुनिया के आए तो फिर जहाँ से उनको इमदाद मिली वो उस तरफ गए हैं। और फ्यूचर सिनेरियो मल्टीपोलर वर्ल्ड का, वुड द मल्टीपोलर पोलैरिटी बी बेनिफिशियल टू वर्ल्ड, कि मल्टीपोलैरिटी दुनिया को बेनिफिशियल होगी कि नहीं? ज़ाहिर होगी। जब एक चौधरी है उसके बजाय 2-3 चौधरी हो तो ज्यादा फायदा है, कि अगर एक चौधरी से ना बने, उस चौधरी को होता है कि कंट्रीज को अपने साथ रखना है, तो वो ज्यादा जो है
ईज रखते हैं। अदरवाइज अगर अमेरिका अकेला था तो वो गौर करें एटॉमिक बम तक गिराने में उसने परवाह नहीं की। उसको पता था कि मैं अकेला इस दुनिया में जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हूँ और कोई और पावर मौजूद नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो मल्टीपोलर दुनिया जो है वो बेनिफिशियल है एक तरह से। पेरिल्स ऑफ मुस्लिम यूनियन, कि मुस्लिम यूनियन को जो लाहक खतरात हैं, बड़ा मजे का टॉपिक है बेसिकली। अगेन डॉक्टर कुर्तुलैन मलिक का आपको ये टॉपिक मिल गया। ये स्टाइल जो है ना, आई रिकमेंड दैट ज्यादातर, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा और जो है वो शिफ्ट चाह रहा होता हूँ, लेकिन इस स्टाइल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा बेटर, जिसको मैं कह रहा होता हूँ। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं, सिर्फ हेडिंग नहीं है, उसके आगे पॉइंट्स हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने लिखा क्या है। मुस्लिम पॉपुलेशन कंप्राइजिंग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, despite enormous potential, Muslim world lags behind all the spheres of life. Thesis statement leading to conclusion. अच्छा, ये जो thesis statement है जरूरी नहीं है कि आप इसको लाजमी तौर पर अपने ऐसे का हिस्सा बनाएं। असल में thesis statement से मुराद ये होती है कि आप अपने ऐसे को किन पॉइंट के एंगल से देखा, किस पॉइंट के एंगल से देखा और उसका क्या और उसकी मदद से क्या कंक्लूजन निकाला। थीसिस स्टेटमेंट एक तरह का आपका ना पूरे ऐसे को डिस्क्राइब करने वाली स्टेटमेंट होती है। मैं एक चीज जानता हूं, बहुत सारे और भी इंग्लिश के प्रोफेसर इस चीज को रिकमेंड करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप कंक्लूजन को ना घसेड़े, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन के क्लूज दे देती है। आप कंक्लूजन को कंक्लूजन की हेडिंग्स के तक ही महदूद रखें। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐड भी करते हैं, और मैंने उस दिन भी कहा था कि जब आपका एक ऐसे चेक हो रहा होता है तो मुख्तलिफ लोग चेक कर रहे होते हैं और हर एक की मुख्तलिफ एक थिंकिंग होती है। तो कोई लिखना इतना बहुत गलत भी नहीं है, पर ठीक है, बेटर है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को सेपरेट ही रखें। ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, के इकोनॉमिक पोटेंशियल जो मुस्लिम वर्ल्ड का, उसका एक समरी, उसका एक ओवरव्यू कि क्या ज़ाहिर डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो अपने अंदर क्या पोटेंशियल रखती हैं। ऑयल रिजर्व्स हैं, देखें अरेबियन पेनिनसुला जो है enjoys a significant strategic position in the world। तो अच्छा, ये पेनिनसुला क्या होता है? अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला बता दें या अकेला पेनिनसुला बता दें, एनी वन ऑफ यू, बाय टर्निंग ऑन देयर माइक्स और एनीथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ वोकैबुलरी चेक करना चाह रहा हूँ जो मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं कि do they have that type of vocabulary with them, and then I'm going to take you people towards some conclusion. जी my dear students, know about the idea about it, sir. Jazeera, you can say it's Talal, you are very near, really good. It's in Urdu, if you want to describe it, it should be Jazeera Numa, not Jazeera, it should be Jazeera Numa. असल में पेनिनसुला एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स एंड कनेक्टेड टू लैंड फ्रॉम 1 साइड। अगर आप गल्फ रीजन देखो, अरब कंट्रीज, तो यू वुड फाइंड कि उसको ऑलमोस्ट 3 साइड से, स्पेन का भी ऐसा ही है, स्पेन भी एक पेनिनसुला ही है बेसिकली। अगर आप उसको मैप देखो तो ऑलमोस्ट 3 साइड से वाटर बॉडी, सीज, ओशंस ने कवर कर रखा होता है। तो आप पूरा अरब कंट्रीज का नक्शा देखो जो इकट्ठा एक बना हुआ हिस्सा, वो 3 साइड से ऑलमोस्ट वाटर से सराउंडेड है, दैट इज पेनिनसुला। तो मींस गौर करें, ये जो अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल है ये बहुत जरूरी है। जब तक आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, कीप वन थिंग इन योर माइंड, तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते, आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छे जो हैं एसेज लिख सकते हैं, आप कंप्रीहेंशन अच्छी बना सकते हैं। रीजन आपके वोकैब आपके टैलेंट को शो करती है, आपके नॉलेज को शो कर रही होती है। कि ज़ाहिर इंग्लिश के 2 पेपर्स रखे गए हैं, और 2 पेपर्स रखने का मकसद ये टू चेक हाउ मच कमांड डू यू हैव ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर एंड इट्स यूसेज।
ठीक है जी, सिर्फ ये नहीं कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर का नॉलेज हो, यूसेज, उसकी स्किल। तो इस पॉइंट की तरफ कि आप, इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग का रोज का कहा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर सुनने, बिकॉज डाटा इनपुट होगा। आपको याद होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर, आई टोल्ड यू पीपल इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, व्हेन यू रीड, दैट मीन्स टू से you are basically inculcating data, and when you are listening, that means you are inculcating data. दोनों इनपुट है, रीडिंग भी इनपुट है, लिसनिंग भी इनपुट है, याद रखिएगा। ओके जी। स्टेट ऑफ हार्मर्स, 60% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रूट, ज़ाहिर है ये गल्फ कंट्रीज के साथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई इन सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड यूएई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, अ पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, OIC जिसको हम कहते हैं। तो पेरिल्स की तरफ आते हैं, लैक ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देखो इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, देखो कॉजेज पे आ गए, ठीक है, कल्चरल कॉजेज, टेररिज्म अमंग द मुस्लिम कंट्रीज, ये पेरिल्स है। OIC अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, तो करंट सिचुएशन पे आ गए एंड इम्प्लीकेशन। तो आपको स्टाइल्स दिखा रहा हूँ सिर्फ बेसिकली, और थोड़ा सा आप खुद रीडिंग करने का शौक पैदा, इसके अंदर से रीड भी कर रहा हूँ। देन आपको गौर करो, इन पेरिल्स के बाद सजेशंस आ गई हैं, मतलब सजेशंस याद रखिए सॉल्यूशंस हैं, आप इसको सजेशंस की हेडिंग दे दें, सॉल्यूशंस की हेडिंग दे दें। सजेशन बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, मुस्लिम वर्ल्ड टू रेज वॉइसेस ऑन इंटरनेशनल फोरम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, के इंटरनेशनल फोरम पर मुस्लिम कंट्रीज जो पैलेस्टीन का है, कश्मीर का है, उसके लिए जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं। मुस्लिम इंटीग्रेशन नीड ऑफ द आवर, के मुस्लिम्स जो हैं वो आपस, कंट्रीज जो हैं वो आपस में इंटीग्रेट हों। OIC to be made a vibrant organization, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मुस्लिम कंट्रीज का, बट इट इज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने बताया। देखो जो इश्यूज थे ना, गौर करें, जो कॉजेज थी ना, उन कॉजेज से ही असल में सॉल्यूशंस निकले हैं, सजेशंस निकली हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, जो कॉजेज आ गई तो सॉल्यूशन भी आ गए। जब भी किसी ऐसे में आप कॉजेज लिख रहे हैं तो आपको सॉल्यूशंस की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, उन्हीं कॉजेज को अपने सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, वर्ड चेंज करते हुए। तो नेक्स्ट आगे ग्लोबल वार्मिंग, इरशाद साहब का FSP ग्रुप से। तो ये भी देखो उन्होंने सादा लिखा हुआ है, मैंने बोला कुछ सादा भी आएंगे, इंट्रोडक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ब्ला ब्ला, और एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो उसके अंदर एविडेंस के अंदर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेन्स है, राइज इन सी लेवल, ये सारा कुछ आपने देखा। इस बार रेन्स बहुत ज्यादा हुई हैं, जो कि शो कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। और कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एमिशंस, सोर्सेज ऑफ एमिशंस, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस एमिशंस, तो पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिल रहा है जी। तो गौर करें, उसने इफेक्ट्स दिए, कॉजेज दिए, सोर्सेज दिए, और आपको एट द एंड जो है वो सॉल्यूशंस भी मिल रहे होंगे कि आपने एफर्ट्स क्या, स्ट्रेटजीज तो देखो बिल्कुल एंड पर आपको स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट, मिटिगेट होता है कम करना ग्लोबल वार्मिंग, ये एक तरह के सजेशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, जो कि आप एंड की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। और उसके अंदर देखो पॉइंट्स बनाए, 3, 4, 5 जितने आप बना सकते हैं पॉइंट्स बनाए। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ जी जल्दी से, देन मैं आपको जो अभी CSS ग्रुप में शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी इधर ओपन करूंगा। तो ये भी गौर करें, सिंपल हेडिंग्स हैं, कोई अंदर सब पॉइंट्स खास नहीं बनाए। गौर करें, इसका मैं कह रहा होता हूँ एक सिंपल आउटलाइन, लेकिन ये आउटलाइन जो आगे आएगी, ये आउटलाइन थोड़ी सी उससे कॉम्प्लेक्स है। कैसे कि आपने हेडिंग बनाई है, आगे सब हेडिंग्स आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, सब हेडिंग्स नजर आ रही हैं आपको नीचे लिखी हुई, ये ज्यादा अच्छी रहती हैं। लेकिन इससे भी अच्छी इसकी आउटलाइन ही नहीं है जी। चले आगे बढ़ते हैं फिर। ये भी एक हेडिंग, सब हेडिंग्स का स्टाइल है, मैं एक आपको बेस्ट टाइप की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। ये भी एक सिंपल स्टाइल है, हेडिंग सब हेडिंग्स वाले। मैं हेडिंग सब हेडिंग और पॉइंट्स वाला जो एक दरमियान में आया था, आई स्पोर्ट दैट। ये देखिए, दैट्स बेटर, हसीब गोहर FSP। तो नीड ऑफ ऑयल एंड गैस, देखो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के आगे 3 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स डॉट्स लगा के अक्सर लगाई जाती है, ज्यादा अच्छा है। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, वो जो रोमन में 1, 2, 3। बैकग्राउंड आ गया,
बैकग्राउंड ऑफ सोवियत यूनियन, कैस्पियन रीजन, आपको मोनोपोली ऑफ द ओपेक जो है, ओपेक जो है उनकी मोनोपोली। हमारे पास ऐसे का जो टाइटल था, द न्यू ग्रेट गेम एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ठीक है जी। देन चाइनीज इंटरेस्ट, आगे देखो उसके पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान इंटरेस्ट, आगे उसके पॉइंट्स हैं। यहाँ कंक्लूजन मिसिंग है, जो कि होना चाहिए। देखो जिन एसेस में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उनमें तो चलो या प्रॉब्लम होती है, उनमें तो कोई ना कोई सोल्यूशन ही या रेमेडी ही आपका कंक्लूजन बन सकती है, लेकिन वहां भी कंक्लूजन लिख दिया जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट। लेकिन यहाँ कंक्लूजन जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे रेमेडी नहीं थी। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, यस दैट इज माई लवली एंजल ऐसे। और ये फिर अगेन आपको कुर्तुलैन मलिक का मिल रहा है ऐसे। देखो कुर्तुलैन मलिक के आपको डिफरेंट स्टाइल के ऐसे मिले। दैट इज माय फेवरेट वन, जो आउटलाइन है कि आप पूरा पॉइंट बनाएं, जरूरी नहीं वो पॉइंट सेंटेंस हो, वो हेडिंग के बजाय पॉइंट हो, हेडिंग आगे पॉइंट, हेडिंग पॉइंट। हाँ ये भी हो सकता है हेडिंग सब हेडिंग एंड पॉइंट्स, लेकिन हेडिंग पॉइंट्स बहुत अच्छी चीज होती है। ये ऐसे जो है मोस्टली एग्जामिनर का सबसे ज्यादा आई कैचिंग ऐसे कहलाता है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स, ठीक है जी। पावर ऑफ मीडिया इन 21st सेंचुरी, मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मीडिया बैकबोन ऑफ द ट्रेमेंडस सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अ बेसिक ह्यूमन राइट। गौर करें ये सारे आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, एंड दैट वाज पावर ऑफ मीडिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड गारंटीज, तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। गौर करें स्टडीज कितनी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। देखो 10 टॉपिक्स उनका देने का मकसद ये होता है कि जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट हर चीज में उतना ही ज्यादा ताकतवर हो, डिफरेंट फील्ड्स कैसे दिए जाते हैं। अब आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वही डिस्क्राइब सही तरीके से कर पाएगा जिसने लॉ पढ़ा हुआ है या लॉ में इंटरेस्ट रखता है। मगर आपने असल में लेक्चर नहीं लिया पिछला, आपका पिछला लेक्चर की वीडियो आपको मिल जाती है तो देन आपको पता लग जाएगा कि आउटलाइन की थिंकिंग कैसे करते हैं, आउटलाइन की पॉइंट्स की तरतीब कैसे लगाते हैं, क्या उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए आउटलाइन में। आज जो हम काम कर रहे हैं वो मैं आपको आउटलाइन बनी बनाई दिखा रहा हूँ, और आप लोगों से बनानी है, और सिर्फ बनानी नहीं है कि बना के सेंड कर दी। कल का काम ही ये होगा, जो मुझे आउटलाइंस आई होंगी वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, यहीं बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने क्या मिस्टेक की, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं है। ये सारा कुछ हम कल डिस्कस कर रहे होंगे, आप लोगों की आउटलाइन खोल के। और एक स्टूडेंट की मैं अभी आउटलाइन जो अपने की है वो भी दिखाऊंगा अभी आपको, जो फिजिकल क्लास में मेरे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो फंक्शंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन पाकिस्तान, करंट सिनेरियो इन पाकिस्तान। ये करंट सिनेरियो मेरे मानने में ऊपर आना चाहिए। चैलेंजेस हर्डल्स बिफोर पाकिस्तान मीडिया, ये मेरी नजर में ना पॉइंट रेपिटेटिव है। देखिए रेपिटेशन कभी नहीं होनी चाहिए। करंट सिनेरियो इन पाकिस्तान ओवर द लेटेस्ट डेकेड भी असल में वही बता रहा है जो कि चैलेंजेस या हर्डल्स बिफोर पाकिस्तानी मीडिया। देखो आप पाकिस्तान में मीडिया की जो करंट सिचुएशन है वो बता रहे हैं, तो चैलेंजेस में वही बता रहे हैं ना करंट सिचुएशन में उसको क्या आ रहा है। तो मेरी नज़र में बेटर है कि आपकी कोई आइडियाज रिपीट ना हो, इस चीज़ को बड़ी कोशिश करनी चाहिए। ऑब्लिगेशंस ऑफ मीडिया, यस, कि मीडिया की क्या ड्यूटीज़ हैं, कुछ उसके राइट्स भी हैं तो ड्यूटीज़ क्या हैं। और देखो एट द एंड कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आप एक जुमला अपना लिखें। इसने देखो कोटेशन लिख दी है, रोजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट गुजरा है जी, तो उसकी कोटेशन लिख दी है। नॉलेज ढेरों होना चाहिए जी आपके पास, वरना उधर बैठ के ऐसे बनाना मुश्किल हो जाता है। और ये लक कभी कभी खेलती है कि आपको वही ऐसे आ जाए जो आपने आज तक किया हुआ। नेक्स्ट ऐसे आपको मिल रहा है, देखें यही आपको ऐसे मैं पसंद कर रहा होता हूँ, लेकिन नहीं ये वो दूसरे टाइप के। इसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तो हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन को मुझे पसंद नहीं आया कि इंट्रोडक्शन के अंदर भी हेडिंग्स। देखो आउटलाइन है ना, तो इंट्रोडक्शन के मेन हेडिंग होनी चाहिए थी। ये गलती देखो क्या हुई है, इंट्रोडक्शन को भी पॉइंट बना दिया गया। इंट्रोडक्शन एक मेन हेडिंग हो और ये दोनों उसके अंदर पॉइंट्स हो, ये याद रखिए। इंट्रोडक्शन उसके अंदर एक पॉइंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं जाना, आपको 1.5-2 सफ़े का हो जाए, नॉट मोर देन दैट। एसेंशियल्स ऑफ गवर्नेंस और बला बला चीजें आपके सामने आ गई। लें जी, करप्शन इन पाकिस्तान मदर ऑफ ऑल इल्स। ये देखें, ये है जो चीज मैं मानता हूं, जो मैं मांग रहा हूं आप लोगों से, जो आपने कल मुझे आउटलाइन बना के देनी है जिस लेवल की। इंट्रोडक्शन आ गया,
आगे उसके देखो सब पॉइंट्स आगे, डेफिनेशन ऑफ करप्शन, रूट कॉजेज ऑफ ऑल इल्स इन पाकिस्तान, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, थीसिस स्टेटमेंट लीडिंग टू कंक्लूजन। थीसिस स्टेटमेंट लिखना मैंने बोला था जरूरी नहीं होता। थीसिस स्टेटमेंट ये होती है कि भाई आपका ऐसे लिखने के का मुद्दा क्या है, ठीक है। थीसिस एक पूरी रिसर्च वर्क को कहते हैं, याद रखिएगा। थीसिस आपका रिसर्च वर्क है, अगर मैं सादा लफ्जों में बयान करूं, उस रिसर्च वर्क को एक स्टेटमेंट कौन सी बयान करती है। और मैंने कहा था क्यों नहीं जरूरी, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन असल में उसको ही तो बयान कर रहा है। इंट्रो का मतलब यही कि आप अपने रिसर्च वर्क को बयान कर। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, नो इशू कर सकते हैं, कि थोड़ा सा इंट्रो में उस पॉइंट को एलेबोरेट किया जिस पर आया है। जैसे करप्शन पर ऐसे था ना, मैं आपको चलो एक चीज समझाता हूँ। ऐसे था करप्शन इन पाकिस्तान मदर ऑफ ऑल इज, कॉलन था इसके अंदर जो कि आई थिंक टाइपिंग में इनसे मिस हुआ। डेफिनेशन ऑफ करप्शन के करप्शन क्या है, रूट कॉजेज ऑफ ऑल इवल्स इन पाकिस्तान, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड आउटकम ऑफ करप्शन। मेरी नजर में ये पॉइंट नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये कल मैं आपके पॉइंट्स निकालूंगा बहुत सारे जो आप लिख रहे होंगे कि ये इधर से निकालो, यहां से निकालो, उधर एडजस्ट करो। क्योंकि जी आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ इंट्रो देना है, आपने उसके इफेक्ट्स और कॉजेज नहीं देने बैठ जाना। कॉजेज एंड इफेक्ट्स बाद में आएंगे। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक इफेक्ट है करप्शन का, कि हम मुआशी और जो है क्या नाम लेते हैं समाजी तौर पर बैकवर्ड रह गए। दैट इज एन इफेक्ट, एंड इफेक्ट शुड बी इन इफेक्ट्स नॉट इन इंट्रोडक्शन। ये थीसिस स्टेटमेंट की आप जो बात लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है। आप थीसिस स्टेटमेंट लिख दें इधर, ये ना लिखें कि थीसिस स्टेटमेंट लीडिंग टू कंक्लूजन। यहां लिख दें थीसिस स्टेटमेंट क्या है, वो बेटर है। क्या लिखेंगे, चले मैं इसके एक थीसिस स्टेटमेंट भी बना के दिखा देता हूं कि करप्शन एंड क्या नाम लेते हैं मदर ऑफ ऑल इवल्स। तो आप लिखें करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स, लाइक, गौर करें, लाइक बैकवर्डनेस, आप ये कह लें पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेफिशिएंसी, या आप यूं कर लें कि पुअर इकोनॉमी, कॉमा एटसेट्रा। सारा कुछ ना लिखिए, एटसेट्रा ईटीसी, सारा ऐसे नहीं लिखने बैठ जाना। गौर करें, आपने इंट्रो में जो टॉपिक आया था उस टॉपिक को फेवर कर दिया एक तो, और दूसरा ये बता दिया कि आपका ऐसे किस पॉइंट पर बेस करना जा रहा है, बजाय कि ये लिख दें कि थीसिस स्टेटमेंट लीडिंग टू कंक्लूजन। अब लिखें कि वो थीसिस स्टेटमेंट क्या है, वो आपका मेन पॉइंट है, और उसके ऊपर फिर आपको पूरा पैरा बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके इसको थीसिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें, बजाय कि ये पॉइंट लिखते फिरें। इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री ना करें, इंट्रोडक्शन के बाद हिस्ट्री आ जाए तो बेटर है। हाँ, अगर आप इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ टच करें, डिटेल में ना जाएं। आप ये कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ करप्शन, रूट ऑफ ऑल कॉजेज। तो आगे आपने जो करप्शन हुई है वो इधर ना लेकर जाएं, आप ये लिख दें कि डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ करप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये आप कर दें। और उसमें आप कुछ स्कैंडल्स जो करप्शन के हुए, याद रखिएगा सिर्फ उन स्कैंडल्स को डिस्कस कर सकते हैं आप जो कि कोर्ट से फाइनलाइज होके प्रूव हो गए, जो कि कोर्ट के वर्डिक्ट्स के अंडर आ गए। अगर वो स्कैंडल सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स में आया था तो वो दैट वाज ओनली स्कैंडल, वो प्रूवन नहीं है। या तो वो प्रॉपरली प्रूवन हो, उसके ऊपर आपके पास पूरा मौजूद हो कि हाँ ये लोग सब मानते हैं। अदरवाइज आप हिस्ट्री को ना ही फरोले तो अच्छा। देखो देखते इन्होंने हिस्ट्री को फरोला है कि नहीं इधर, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, क्या पता एग्जामिनर बैठा हो, आप किसी ऐसे पॉलिटिकल फिगर की करप्शन का डिस्कस करते, मैं यहाँ ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूँ, जिसको एग्जामिनर फेवर करता हो, तो बेटर है कि आप ये काम ना ही करें। मैं उसकी तरफ चाहूंगा कि आप ना लेकर जाए। तो आप कॉजेज पर रहें, इफेक्ट्स पर रहें। एब्सेंस ऑफ कल्चरल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये बड़ा आसान सा ऐसे था अगर मैं कहूँ तो। इनकॉम्पिटेंट जुडिशरी के, देखो जुडिशरी ने आज तक, अब गौर करें कितने केसेस आते हैं हमारे पास करप्शन के, कितने लोग हैं। अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के देख लें लोग,
जिनके घरों से अरबों रुपए निकले, लेकिन आज तक उनको आप जो है कन्विक्ट नहीं प्रॉपर कर पाए। वो नैब के पास 2-2 साल 1.5 साल रहकर भी बाहर फिर रहे हैं, आजाद फिर रहे हैं, असेंबलियों में बैठ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम एक बहुत बड़ी कॉज है। जब तक उनको सजा नहीं होती, दूसरे लोग नसीहत नहीं पकड़ते, वो कहते लो जी ये तो काम ही बन गया, 100 अरब की करप्शन करो, 10 अरब अपने केसेस पर लगाओ, 90 अरब तो फिर बच गया, प्रॉफिट तो है, सामान तो सौदा तो प्रॉफिट का हुआ। तो इसलिए वो टेंशन नहीं लेते इस चीज की, क्योंकि जुडिशरी हाथ नहीं डाल रही होती इनको प्रॉपरली। उनको पता है कि हम जनाब कोई पुली बार्गेन कर लेंगे, जैसे नैब का एक लॉ है, वो एक पुअर जो है जुडिशियल सिस्टम को शो कर रहा है। खैर नैब जो है वो एक जुडिशियल सिस्टम तो नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसको जुडिशियल सिस्टम उसके साथ एडजॉइंट किया हुआ है ताकि वो सजाएं दिलवा सके। तो नैब के लॉज में बहुत सारी तब्दीली की जरूरत है। हाईली सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक बहुत बड़ी वजह है यस कि सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है। एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और पंक्चुएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। यस, पंक्चुएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से मुराद है लॉ की टर्म के अंदर कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है वो लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं जो है एट स्टेक आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अबहाम होते हैं, और वो अबहाम ही असल में उन लोगों को बच जाने का मौका देते हैं। जो लोग होते हैं लॉ के, वो अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो कि उनको फायदा दे देते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज के जो माशरती और फाइनेंशियल कॉजेज हैं, हाई इन्फ्लेशन एंड फूड प्राइसेस आपको नजर आ रहा है, ये सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज आ रहे हैं। जब आपके पास इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोग करप्शन करेंगे। उसको पता है कि मेरी सैलरी 25,000 है, मेरा गुजारा नहीं होता, तो वो करप्शन करेगा, जिस महकमे में बैठा है करेगा। मीगर सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये भी बात हो गई। क्लास कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू कैपिटलिज्म। अब जब मुझे नजर आता है जी मेरे हमसाये के पास, हमने एसेस पर बात भी करनी है खुल के, अभी तो हम एसेस के फॉर्मेट्स पर बात कर रहे हैं, वो जब आपके ऐसे लिखवाया करूंगा तब बात किया करूंगा कि आपका ये ऐसे का टॉपिक दिया था। और गौर करें, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू कैपिटलिज्म का मतलब है मेरे हमसाये के पास जो है वो अकॉर्ड खड़ी है, सिविक खड़ी है, मैं सोचूंगा भी मेरे घर में ना सुजुकी की गाड़ी खड़ी है ना जी, मैंने भी सिविक लेनी है। मेरे बच्चे कहते पापा हम ना जो है वो अकॉर्ड ले लें होंडा, वो फिर उस चक्कर में हो रही होती है जी करप्शन। अब्बा कहता है ठीक है बेटा करते हैं कुछ, लो फिर अब्बा फिर कुछ कर देता है। मीगर होता है कम, देखो आपको वोकैबुलरी की बहुत जरूरत है, ऐसा ये इसलिए सीएसएस टाइम लेता होता है। मीगर कम मिकदार में। और नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन। करप्शन के क्या इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? प्रैग्मेटिक वेज टू कर्ब करप्शन। देखो उसने वर्ड प्रैक्टिकल वेज नहीं लिखा, प्रैग्मेटिक वेज लिखा, जो कि अच्छा है, एग्जामिनर को हिंट कर रहा है। असल में इंप्रेस ही तो करना है भाई, इंप्रेस नहीं करोगे तो कैसे अच्छे मार्क्स लोगे? तो प्रैग्मेटिक वेज मींस प्रैक्टिकल वेज, एंड कर्ब मींस उसको खत्म करना, रिमूव करना। तो आगे कंक्लूजन आ गया, देखो पॉइंट्स सब पॉइंट्स, दैट इज द थिंग दैट आई एम कन्विंसिंग यू पीपल। कल के लिए आपको ऐसे भी अनाउंस करना है, और जो ऐसे अभी मैंने आप लोगों को सेंड किया है मैं जरा वो भी ओपन कर लूँ एक बार, और देन क्या नाम लेते हैं जल्दी से आपको मैंने चूंकि अभी स्कैन करके व्हाट्सएप किया है तो मैं व्हाट्सएप से ही उसको डाउनलोड करूंगा। थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक तो हर बच्चा करता है। एसेट का टॉपिक था सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। तो आजकल असल में कवरिंग चल रही है कोविड-19 के एंगल्स कवर करने की, उसके इकोनॉमिक एंगल्स को कवर किया है पहले, अब सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कवर कर रहे हैं, ताकि कोविड-19 पे अगर ऐसे किसी भी एंगल से आ जाता है तो उसको देखा जा सके, उसको लेकर चला जा सके। तो मैं आपको आउटलाइन दिखाता हूँ इस स्टूडेंट की, बल्कि कैम को एक बार ऑफ करता हूँ इधर से। तो यू में सी इंट्रोडक्शन है, आउटलाइन की सबसे ऊपर हेडिंग, ऐसे का नाम आउटलाइन की हेडिंग, ये आप सेंट्रलाइज भी लिख सकते हैं। देन गौर करें, ये जो पॉइंट काम है ना कि आप जो हेडिंग दें उसको ABCD दें, गौर करें ABCD, गौर करते हैं D, ये मेन पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स नहीं है। E आपको नजर आ रहा है, F ठीक है जी, और G कंक्लूजन आ गया। ये G H जहां तक आपका
जा रहा है, काम आप ले जा सकते हैं। देन गौर करें, उसके आगे आपको सब पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग नहीं है, दीज आर पॉइंट्स। COVID-19 hit the social norms, natural psychological impact of pandemics और कोरोनाफोबिया। गौर करें कि आपने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया कि कोविड-19 ने, देखो हमें सोशल नॉर्म्स पर रहना था, सोशल नॉर्म्स को कैसे हिट किया है एक बता दिया, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है पेंडेमिक्स का एक, मतलब नफ्सियाती तौर पर दोनों काम हो गए, सोशल और साइकोलॉजिकल पर काम कर लिया। कोरोना फोबिया एक छाया हुआ है जी, लोग डर रहे हैं कोरोना से, अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, और कई लोग कुछ ज्यादा ही फोबिया का, उस डर का शिकार हो गए और उन्होंने अपने आप को घरों तक महदूद कर लिया और वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को लिमिट करके बैठे हुए। तो देन शॉर्ट, क्योंकि अभी ऐसे मैंने अभी प्रॉपर्ली चेक करना है, कुछ पॉइंट्स इसके देख लिए। शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोविड-19 को पहले अंडरस्टैंड किया, करवाया थोड़ा सा। गौर करें, ये बात इंट्रोडक्शन में भी लिखी जा सकती थी, लेकिन इंट्रोडक्शन में वही लिखा जो कि ऐसे का टॉपिक था। देन आए इस तरह, बेटर है, सोशल इंपैक्ट्स पर आ गए, और देखो आगे फिर हेडिंग की सब हेडिंग्स और फिर पॉइंट्स आ गए। सोशल इंपैक्ट सी था और उसकी सब हेडिंग सोशल डिस्टेंसिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्लोज्ड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, यस उसने एक सोशल लिखा है जी कि आबादी में इजाफा, ऑल्दो थोड़ा सा फनी है बट दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। डी ग्लोबलाइजेशन, कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई थी, हर शहरी जो था हर मुल्क का शहरी बना हुआ था, जब मर्जी टिकट लिया और उस मुल्क में चले गए, अराइवल ऑन वीजा दे रहे थे बहुत सारे कंट्रीज, सब ने अपने वीजा बंद कर दिए, अपनी कंट्रीज की एयर स्पेस बंद कर दी। इवन शहरों के दरमियान जो इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट थी वो तक बंद हो गई, इंटरसिटी भी और इंट्रा सिटीज भी। तो डी ग्लोबलाइजेशन हुई है कि कंट्रीज जो हैं वो अपनी जात तक महदूद रह गए और अपने रिसोर्सेज से फायदा उठा रहे थे। दैट इज वाई बहुत सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कंट्रीज का। लेकिन हम चूंकि इकोनॉमी का जिक्र नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ सोशल इंपैक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल, तो उसमें डी ग्लोबलाइजेशन हमें ज़ाहिर है एक मुल्क को दूसरे मुल्क से सेपरेट कर गई। हम सिर्फ सोशल इंपैक्ट्स देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हों, नेशनल लेवल के हों। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेजर डिजीजेस, वो बड़े हर्ट हुए, जैसे एड्स के मरीज बड़े हर्ट हुए, ओपीडीज क्लोज थी, वो बड़े लोग हर्ट हुए। इमोशंस एंड फियर ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर, फैमिलीज एंड लव्ड वंस, ये देखो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया है कि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर बड़े फियर से कि जी हमारा बेटा बेटी शोहर डॉक्टर है। तो गौर करें, आगे उसके आगे सब पॉइंट भी लिखा है, ये सब हेडिंग से सब पॉइंट्स भी है कि हेल्थ वर्कर्स हैज, बल्कि ये वर्कर्स है तो हैव फेस्ड साइकाइट्रिक इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज लिखना चाहिए। पीपल बिकेम सोशल मीडिया होम्स, के मतलब लोग जो थे बस सोशल मीडिया पर चढ़ दौड़े भी, फिर सोशल मीडिया बहुत यूज आपने देखा है, नेटफ्लिक्स और बहुत सारे दूसरे मीडिया यूज होना शुरू हो गया सोशल मीडिया के अलावा, ये जो इंटरटेनिंग फॉर प्लेटफॉर्म थे। हेल्थ सेक्टर एक्सपोज्ड, पाकिस्तान का हेल्थ या दुनिया के सारे गरीब मुल्कों को पता लगा कि हेल्थ सेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ थी, बल्कि बड़े ताकतवर कंट्रीज का हेल्थ सेक्टर एक्सपोज होकर रह गया। क्लोजर ऑफ बिजनेस प्लेसेस एंड सर्विसेज सेक्टर, उसमें भी देखो बात वही की गई है कि लिविंग स्टैंडर्ड डिग्रेड हुआ है, इकोनॉमिक बातें नहीं है, सोशल बातें ये सारी की सारी। पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशंस क्लोज हो गए, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस बिजी इन कोरोना प्रिवेंशन ओनली, तो ये भी एक सोशल इंपैक्ट है कि सिक्योरिटी इश्यूज भी पैदा जो होना शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस और दूसरे अदारों का जो है फोकस ही चेंज हो गया। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ज़ाहिर हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट उसने लिखा है, ज़ाहिर घर में जो रहे 2-3-4 महीने। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन क्या आया है, हर वक्त वालिद का घर पे रहने का, फैमिलीज का आपस में बहुत ज्यादा जो है हर वक्त, कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी आए, ज़ाहिर है फादर घर रहा उसको घर के मामला समझ आए। मैस होम कन्फाइनमेंट्स हुई जी, और अलार्मिंग अनाउंसमेंट्स। तो देखो हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इन पॉइंट से करें, क्योंकि ये अभी बच्चे प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स हैं, अभी इनके अंदर बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है, इनके ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। दैट इज वाई आपको देख रहे हैं ये चेक हुआ नहीं है ऐसे, यहाँ से इसके अंदर से मिस्टेक्स नहीं निकली हुई। वो तो मेरे पास पढ़ा था तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इसको भी एक बार, क्योंकि इनको मैंने गाइडलाइन हमने डिस्कस की हुई कि हमने कैसे ऐसे को लेकर चलना है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आ गए, गौर करें इसके अंदर। रिकमेंडेशंस टू टैकल कोविड-19,
तो थोड़ा सा रिकमेंडेशन का पॉइंट बड़ा अच्छा होता है जी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसको लेंथन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोविड-19 के स्प्रेड और उसको रोकने के बाद ऐसे नहीं है, ठीक है जी। हाँ, उसके अंदर आप ये कर लें कि आप किस तरह से फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस अकेले ही हेडिंग हो जाए। देखो, एहसास प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है, इस से क्या फायदा हुआ कि जो लोगों बेरोजगार हो गए थे उनको पैसे पहुंचे ताकि वो अपना खाना पीना चला सकें। तो ये रिकमेंडेशंस के अंदर आप दे सकते हैं कि कैसे लोगों को आप हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे जो है उनके सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। और देन कंक्लूजन, मेक एफर्ट्स टू ओवरकम सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर। मैं बल्कि यह कहूँगा वो बात लिखते हैं थोड़ी सी कि जो आपने कंक्लूजन बनाई है वो ज़्यादा बेटर है। एग्जामिनर को पता लग जाए आपकी एक लाइन से कि आप कंक्लूड करना क्या चाह रहे हैं। आउटलाइन ऐसी हो, मैं इस कंक्लूजन से अग्री नहीं कर रहा, सादा सी बात है। मैंने आपको ये ऐसे दिए, ये सारे कुछ जो इस वक्त CSPs हैं उनके स्टूडेंट लाइफ के ऐसे दिखाए, कुछ आपको ये एक ऐसे एक स्टूडेंट का दिखाया, बट मैंने आपको उनके अंदर की खामियां भी साथ साथ बताता गया, और क्या, ताकि हर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा साथ रहती है कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते थे। तो आप अपना लिखेंगे, तो जब आप अपना खुद बनाएंगे, अपना दिमाग लड़ाएंगे, लिखना तब आएगा। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको मैं हाउ टू ड्राइव पर एक पूरा लेक्चर दूं कि आपने इस तरह से जो है वो न्यूट्रल गियर करना है, इस तरह से आपने चाबी देनी है, सेल्फ देना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कैसे आपने देन क्लच दबाना है, कैसे फिर आपने गियर देना है, और फिर आपने हल्की हल्की रेस थोड़ी सी देते हुए हल्का सा आपने क्लच को छोड़ते जाना है और गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, कैसे आपने फिर ब्रेक लगानी है, कैसे गियर छोटा करना है, बड़ा करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे बताएं, गाड़ी चलानी आ जाएगी? मैंने आपको पूरा लेक्चर दे देता हूँ, आधा पौना घंटा लगा के गाड़ी चलानी सिखा देता हूँ। गाड़ी चलानी आ गई आपको? बताइए जरा। नहीं, आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने गाड़ी चलानी सुनी है, आपने गाड़ी चलानी देखी है, आपने गाड़ी खुद चला के नहीं देखी। इतनी बार आपने सफर किया है गाड़ियों में, बसों में, अपने फैमिलीज के लोगों को गाड़ियों में, अगर आपने खुद कभी ड्राइव नहीं की तो आपने उनको देखा वो गाड़ी कैसे चला रहे हैं, लेकिन चूंकि खुद कभी सीट पर नहीं बैठे, ड्राइविंग पकड़ी नहीं, आपको ड्राइविंग नहीं आई। तो सेम इज द केस with that essay writing and everything that I'm teaching you people. That only lectures cannot teach you. You have to practice. You have to do it by your own hands. And if you are not doing it by your own hands, in fact, you are not working it. तो आप अपने हाथ से काम करें, मेहनत करें, कामयाबियां समेटते जाएंगे। तो कोई और क्वेश्चन है जी? आज तो आपको टॉपिक देने जा रहा हूं, टॉपिक कोविड-19 से ले रहा हूं, लेकिन ये नहीं ले रहा इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। मैंने टॉपिक ये वाला इसलिए लिया है क्योंकि इस बारे में कुछ ना कुछ आपने पिछले 2-3 माह में सुना है। आपको बैठना पड़ेगा घंटा डेढ़ कम से कम, याद रखिएगा। और जो कल पॉइंट्स बताए थे, पहले वो पॉइंट्स फॉलो करने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब, जो कल आपको बताया था कि आउटलाइन लिखने के लिए क्या काम करना पड़ता है, कि जो आइडिया जहन में आ रहे हैं बेतरतीब लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, देन उनको अरेंज कर लें। जो जहन में आ रहा है लिखी जाए एक बार आउटलाइन, वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो रफ कर रहे हैं बस, और देन उनको पॉइंट कर ले, ये मेरा पॉइंट 1 होगा, ये मेरा पॉइंट 2 होगा, ये पॉइंट 3 होगा, ये मेरी हेडिंग बन जाएगी, ये मेरी उसके अंदर ये सारी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, उनको सर्कल कर दें, लो जी ये मैंने एक हेडिंग के अंदर लिख दें, ये मेरी सब पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आपने इस तरीके से खुद कोशिश करनी है। एक बार कोशिश करेंगे, और कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आपकी उस कोशिश को इंशाल्लाह, जो आप लोग भेजेंगे तो जरूर आप लोग जो है वो अपने ऐसे की आउटलाइन को बेहतर करेंगे। जिसकी आउटलाइन जानदार है जी, उसका ऐसे जानदार है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जी, इनकी आउटलाइन पढ़ के एग्जामिनर कहता है फेल, मिट्टी, कि भाई जिसकी आउटलाइन ही मिट्टी है, वो बच्चा भी मिट्टी है, स्टूडेंट भी मिट्टी है, उसका ऐसे मिट्टी है। मैं मिट्टी का भी बताया था, मेरा क्लीशे बन चुका है, तो मतलब कोई फायदा नहीं। तो आई डू होप यू हैव गॉट माई points that I try to teach you people. So if you have any question, you may ask जी। तो economic effects of COVID-19, in economic impact कह लें of COVID-19,